दोस्तों, नेटो दुनिया की सबसे शक्तिशाली मिलिट्री अलायंस है, जिसके चार्टर के आर्टिकल 5 के मुताबिक किसी भी एक नेटो मेंबर पर हमला पूरे नेटो पर हमला माना जाएगा। यूएस द्वारा लीड की जा रही इस अलायंस में टर्की भी एक मेंबर है। बाकियों से अलग टर्की रूस के साथ भी बातचीत करता है और साथ ही एर्दोगान ने कई ईयू और नेटो कंट्रीज के खिलाफ मिलिट्री कैंपेन्स भी लॉन्च की हुई है। ऐसे में क्या टर्की नेटो के लिए एक खतरा बन गया है? क्या नेटो की ये फूट चीन और रूस को मजबूत कर रही है? और टर्की का अपना प्लान क्या है? आइए जानने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। देखिए, टर्की के बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण बात समझने वाली है वो ये है कि वो भी भारत और चीन की तरह खुद को एक सिविलाइजेशन स्टेट मानता आया है। आज का टर्की कभी ऑटोमन एम्पायर हुआ करता था, जो 1000 साल से मुसलमानों की सबसे बड़ी सल्तनत थी। जी हाँ, अगर हम सऊदी अरब को आज उसके ऑयल और मक्का के कारण इस्लाम का रिप्रेजेंटेटिव मानते हैं, तो पहले विश्व युद्ध से जेरूसलम और मक्का दोनों ही ऑटोमन साम्राज्य के एम्पायर का हिस्सा थे। पहले विश्व युद्ध ने ऑटोमन एम्पायर के लिए कई मुश्किलें पैदा की थी। ब्रिटिश और फ्रेंच कॉलोनीज मिडिल ईस्ट में बनाई जाने लगी थी ताकि यूरोप और इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया के ट्रेड रूट को सिक्योर किया जा सके। अब ऑटोमन एम्पायर को ये दखल जो है पसंद नहीं आई और इसलिए पहले विश्व युद्ध में जब उन्हें मौका मिला तो वो जर्मनी की तरफ हो गए। विश्व युद्ध हारने के बाद ऑटोमन साम्राज्य का अंत हो गया और अब जो टर्की बना उसके कई टुकड़े हो चुके थे। उसके वेस्ट की तरफ के ज्यादातर आइलैंड्स पर ग्रीस का कब्जा था और ऑटोमन साम्राज्य को काटकर आर्मेनिया नाम का एक अलग देश बनाया जा रहा था। इन्हीं अमेरिकन का टर्क्स ने नरसंहार किया था, लेकिन इस नरसंहार को आज तक टर्की द्वारा रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है। इसको लेकर भी टर्की और नेटो के बीच कुछ विवाद हैं। लेकिन आर्मेनिया ही नहीं, टर्की के साउथ ईस्ट में कुर्दिस्तान बनाने की भी बात की गई थी, जो कुर्द लोगों के लिए एक देश बनेगा। इस बंटवारे को देखकर टर्की ने विद्रोह कर दिया और एक नई जंग हुई जो पहले विश्व युद्ध का ही एक्सटेंशन थी। यहाँ पर टर्की ने ग्रीस से कुछ आइलैंड्स ले लिए, लेकिन ज्यादा कामयाबी उन्हें नहीं मिली। कुर्दिस्तान की डिमांड को दबा दिया। अब कुर्द लोग जो अपना एक देश बनाने वाले थे वो टर्की, सीरिया, इराक और ईरान जैसे 4 देशों के बीच में बट गए। संख्या में ज्यादा होने के बाद भी ये इन सभी देशों के माइनॉरिटी हैं। अब परेशानी ये है कि भैया कुर्दिस्तान की डिमांड आज भी जारी है और इसके लिए इन चारों ही देशों में आर्म्ड स्ट्रगल भी जारी है। टर्की ने कई बार सीरिया को इन्वेड भी किया है, क्योंकि टर्की के कुर्दिश रेबल ग्रुप पीकेके के फाइटर्स सीरिया में शरण लेने के लिए भाग जाते थे। इराक, सीरिया और ईरान तीनों ही देश टर्की को अपनी जमीन पर बमबारी करने देते हैं ताकि वो कुर्दिश रेबल्स को कंट्रोल में रख पाएं। अब जब दूसरा विश्व युद्ध आया तो टर्की ज्यादातर समय तक न्यूट्रल रहा और आखिर में वेस्टर्न कैंप के साथ हो गया। टर्की को सोवियत यूनियन से भी वेस्ट की प्रोटेक्शन की जरूरत इस समय महसूस होने लगी थी। टर्की के पास अभी भी सी ऑफ मर्मर है, जहां से उनकी जीडीपी का 75% हिस्सा आता है। सी ऑफ मर्मर में यूरोप की कई रिवर्स आकर मिलती हैं, जिस वजह से ये यहाँ पर फ्रेश वाटर की कमी नहीं है। फ्रेश वाटर के कारण ये पूरा इलाका एग्रीकल्चर के लिए आइडल है और इसके साथ साथ इसके नॉर्थ और साउथ में 2 चौक पॉइंट्स भी हैं, जी हाँ, जो ब्लैक सी के पूरे ट्रेड को कंट्रोल करते हैं। यूक्रेन और रूस से गुजरने वाले सभी ब्लैक सी के ट्रेड को टर्की से होकर गुजरना पड़ता है। इसी वजह से भैया सोवियत यूनियन चाहता था कि इस इलाके को रूस और टर्की दोनों कंट्रोल करें, जबकि ऑटोमन एम्पायर के समय यहाँ पर सिर्फ टर्की का कंट्रोल ही था। यही वजह थी कि टर्की सोवियत यूनियन के डर से वेस्ट के कैंप में चला गया और नेटो अलायंस का हिस्सा बन गया। लेकिन अगर आप आज टर्की की फॉरेन पॉलिसी को देखेंगे तो वो नेटो से बिल्कुल ही अलग नजर आती है। अगर हम टर्की के प्रेसिडेंट एर्दोगान की रणनीति को 2010 के दशक से ही देखना शुरू करें तो उन्होंने ग्रीस जैसे फेलो नेटो मेंबर को वॉर की धमकी दी और ये धमकियां दिसंबर 2022 तक जारी थी। इसके अलावा एर्दोगान ने टर्की को ये वार्निंग भी दी थी कि मुमकिन है कि भाई किसी दिन ग्रीस जो है उनके ऊपर हमला कर दे। इसके साथ साथ वो 3 बार सीरिया को इन्वेड कर चुके हैं। इन इन्वेजन्स में 2016, 2018 और 2019 के इन्वेजन्स शामिल हैं, जिसमें सीरिया की 5% रिकॉग्नाइज्ड लैंड अब टर्किश मिलिट्री के कब्जे में है। इसके अलावा एर्दोगान वक्त वक्त पर ये साइंस भी देते रहते हैं कि वो सीरिया में रहने वाले कुर्द्स के इलाकों को भी इन्वेड कर देंगे। ये प्रॉब्लमैटिक इसलिए भी है क्योंकि 2011 से 2015 तक इस इलाके में आईएसआईएस का आतंक रहा था। यहाँ पर अगर आईएसआईएस से कोई लड़ भी रहा है तो वो यही सीरियन कुर्द्स थे जिन्हें अमेरिका का सपोर्ट था।
अमेरिका नहीं चाहता था कि भाई टर्की इन सीरियंस कुर्द्स को अटैक करे, क्योंकि यहाँ फिर आईएसआईएस जैसी सिचुएशन खड़ी हो सकती है। अब सोवियत यूनियन के टूटने के बाद टर्की के पास ब्लैक सी का कंट्रोल भी वापस आ गया, इसलिए वो वेस्ट को बुली कर सकता है। लंबे समय तक टर्की के पास तेल नहीं था, लेकिन फिर वो ग्लोबल ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बड़ा कंपोनेंट था। क्योंकि यूरोप रशियन ऑयल पर निर्भर था, इसलिए रूस और यूरोप के बीच होने वाला सारा ऑयल ट्रेड टर्की से ही गुजरता था। इसलिए टर्की के पास एक फर्टाइल लैंड थी जो एग्रीकल्चर रेवेन्यू के साथ साथ ट्रेड रेवेन्यू भी दे रही है, जबकि टर्की सिर्फ और सिर्फ मिडिल मैन है। जी हाँ, ये वैसा ही है जैसे इजिप्ट के लिए सुएज कैनाल। अब यूक्रेन वॉर के समय वो भी डबल गेम खेलता है। देखिए, एक तरफ तो टर्की रूस से तेल भी खरीद रहा है और साथ ही वॉर की शुरुआत से उसने रशिया के वॉरशिप्स को भी ब्लैक सी में एंट्री नहीं दी है। यही टर्की फिर स्वीडन और फिनलैंड को नेटो में दाखिल करने के मुखर और इकलौता विरोधी भी बना। टर्की की पॉलिटिक्स जो भी हो, लेकिन ये सभी पॉलिसीज नेटो को हार्म कर रही थी। दोनों यहाँ पर एक दूसरे के हितों के आमने सामने थे। यहाँ पर मामला तब और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है जब भैया कुर्दिस्तान की बात आती है। अब एक तरफ तो टर्की अपने और सीरिया के हिस्से के कुर्दिस्तान के जो रेबल्स थे उनसे निपट रहा है, वहीं दूसरी तरफ इराक का कुर्दिस्तान आजाद हो चुका है और कुर्दिश रीजनल गवर्नमेंट के अंडर फंक्शन कर रहा है। अब एक तरफ बाकी के कुर्दिस्तान को उम्मीद है कि भाई वो उनकी मदद करेंगे, लेकिन अगर केआरजी ऐसा करती है तो वो अपना ऑयल यूरोप को नहीं बेच पाएंगे। केआरजी का 80% रेवेन्यू सिर्फ ऑयल से ही तो आता है। ऐसे में टर्की के पास यहाँ अपर लैंड है। टर्की ने कुर्दिस्तान के अपनी सेहन पाइपलाइन को यूक्रेन वॉर के बीच बंद कर दिया था। इससे भी ऑयल की सप्लाई पर फर्क पड़ा है। नेटो मेंबर्स ने इस स्टेप को भी रूस की मदद करने की तरह देखा था, लेकिन टर्की पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। रूस के साथ भी टर्की के रिश्ते हमेशा अच्छे नहीं रहे हैं। सोवियत यूनियन के समय से ही वो टर्की के कुर्द रेबल ग्रुप पीकेके को सपोर्ट करते आए हैं और इसी का बदला लेने के लिए टर्की ने भी रूस के अंदर चेचन लड़ाकों को फंड करके एक गृह युद्ध शुरू करवाया था। देखिए, आज का टर्की इसके अलावा ईयू और ग्रीस जैसे देशों से भी काफी नाराज है। ग्रीस के पास पहले विश्व युद्ध के बाद टर्की के कई सारे आइलैंड्स आ गए थे। इस समंदर में हर आइलैंड से 6 नॉटिकल माइल दूर के एरिया को भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन की तरह ट्रीट किया जाता था, जो सभी को मंजूर था। लेकिन अभी कुछ दशक पहले ही इस डेफिनेशन को चेंज करके 12 नॉटिकल माइल तक एक्सटेंड कर दिया गया है। इसके अब 2 नुकसान थे। पहला तो ये कि ग्रीस का टेरिटोरियल क्लेम बिल्कुल टर्की के मैरीटाइम बॉर्डर्स तक आ गया था, और दूसरी परेशानी ये थी कि आइलैंड आपके और इंटरनेशनल वाटर्स के बीच में एक वॉल खड़ी कर दे रहे थे। यानी अब टर्की को यहाँ से कोई शिप भेजनी है तो भाई उन्हें जो है ग्रीक अथॉरिटीज की परमिशन लेनी ही होगी। अब जाहिर सी बात है भाई कि टर्की सिर्फ 6 नॉटिकल माइल के डिस्टेंस को ही आज भी एक्नॉलेज करता है। इन मैरीटाइम क्लेम्स के विवाद के अलावा दोनों देशों के बीच में कुछ हिस्टोरिकल झगड़े भी हैं, और अब एक ऐसा ही झगड़ा साइप्रस से भी जुड़ा हुआ है। ये देश पहले एक ब्रिटिश कॉलोनी हुआ करता था। जब ये आजाद हुआ तो यहाँ ग्रीक्स और मुस्लिम रहा करते थे। इस बात को लेकर बहुत डिबेट थी कि साइप्रस को किसके साथ शामिल हो जाना चाहिए। अब ऐसा लग रहा था कि ग्रीक्स इस मत को जीत जाएंगे, इसलिए टर्की ने साइप्रस को इन्वेड ही कर दिया था। इसके बाद से साइप्रस एक आजाद देश है, लेकिन उसका नॉर्थ का हिस्सा टर्की ने इन्वेड किया हुआ है। टर्की की ऑफिशियल पोजीशन ये है कि नॉर्थ साइप्रस को एक अलग कंट्री घोषित कर दिया जाए, लेकिन वेस्ट इसके पक्ष में बिल्कुल नहीं है। ईयू से टर्की की नाराजगी की कहानी अलग है। देखिए, आज से 15 साल पहले का टर्की यूरोपियन यूनियन का मेंबर बनने के लिए बहुत एक्साइटेड था। 1999 का वो ईयू का कैंडिडेट मेंबर भी बन गया था और एक फुल ईयू स्टेट बनने से सिर्फ एक स्टेप पीछे था। लेकिन यहाँ पर ईयू और टर्की के बीच में बात बिगड़ने लगी। टर्की का ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड ईयू के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से फिट नहीं था। दूसरा, साइप्रस भी एक ईयू कंट्री है और टर्की के ईयू में होने का मतलब है कि भाई एक ईयू कंट्री ने दूसरी ईयू कंट्री को इन्वेड किया हुआ है। अब एक आखिरी वजह जो ईयू और टर्की के बीच में दरार पैदा करती है वो है आर्मेनियन जेनोसाइड। देखिए, ऑटोमन एम्पायर के टूटने के बाद आर्मेनिया को एक अलग देश बनाया गया था। इसके विरोध में ऑटोमन एम्पायर ने आर्मेनियंस पर काफी अत्याचार किए थे, जिसे एक जेनोसाइड या नरसंहार डिक्लेयर किया गया। ईयू के मेंबर्स, यूएस, कनाडा और बाकी नेटो के मेंबर्स सभी इसे एक जेनोसाइड डिक्लेयर कर चुके हैं, लेकिन टर्की आज तक भी इसे जेनोसाइड नहीं मानता है। हाल ही में जब अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में जंग हुई थी ना, तो टर्की ने अजरबैजान को हथियार बेचे थे
इसी वजह से वो भारत से भी खफा थे, क्योंकि हम आर्मेनियंस को हथियार बेच रहे थे। तो इन्हीं कारणों के कारण ज्यादातर यूरोपियन कंट्रीज से बेहतर जीडीपी पर कैपिटा होने के बावजूद भी उसे अभी तक ईयू के मेंबर की तरह शामिल नहीं किया गया है। ये बात यहाँ पर ये दर्शाती है कि भाई ईयू सिर्फ एक इकोनॉमिक अलायंस नहीं है, बल्कि एक पैन यूरोपियन नेशनलिज्म भी उसका उतना ही हिस्सा है। ब्रिटेन के जाने के बाद अब ईयू पर कंट्रोल की लड़ाई जर्मनी और फ्रांस के बीच है, और वो यहाँ पर एर्दोगान की तुर्की को नहीं चाहते। इसी को देखते हुए एर्दोगान का ईयू से मोह भंग हो गया है और अब वो दूसरे अलायंस तलाश रहा है। लेकिन नेटो के पास ये लग्जरी नहीं है। तुर्की को नेटो से निकाला भी नहीं जा सकता, लेकिन दूसरी तरफ तुर्की नेटो जैसे कॉन्सेप्ट को ही पूरी तरीके से खत्म कर देता है। अब आर्टिकल 5 के बारे में ही सोचिए कि अगर फ्रांस जैसे देश पर कोई हमला कर देता है तो जर्मनी, यूके, यूएस और कनाडा जैसे देश अपने ट्रूप्स नेटो मिशन के लिए कमिट कर देंगे। लेकिन क्या आपको लगता है कि यूएस मिलिट्री उसी एंथुसियाज्म से तुर्की जैसे देश को डिफेंड करना चाहेगी? अगर सोल्जर्स कमिट करने की बात होती है तो वेस्टर्न कंट्रीज में इसे लेकर सहमति बनाना मुश्किल हो जाएगा। वेस्टर्न सिविल सोसाइटी का सबसे पहला सवाल ही यही होगा कि वो एक अथॉरिटियन इस्लामिस्ट की सरकार को क्यों बचाने जा रहे हैं। लेकिन नेटो मेंबर के तौर पर अगर एक बार अपनी ऑब्लिगेशन तोड़ते हैं तो फिर भी सभी के सामने यह क्लियर हो जाएगा कि नेटो पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकेगा। यूक्रेन वॉर का एक मेजर पार्ट यही था कि ये खबर थी कि यूक्रेन नेटो ज्वाइन कर सकता है। अगर यूक्रेन नेटो को ज्वाइन कर लेता तो वो वैसा ही प्रोटेक्शन तो चाह रहा था जैसे टर्की को मिली हुई है। जी हाँ, अगर टर्की को नेटो डिफेंड करने से मना कर देता है तो फिर यूक्रेन जैसे देश उनका हिस्सा नहीं बनना चाहेंगे, और इस तरह वो रशिया और चीन जैसे देशों को मजबूत कर देंगे। अब सवाल ये है कि भाई टर्की अपनी फॉरेन पॉलिसी को किस तरह से देखता है। देखिए, टर्की के लिए फॉरेन पॉलिसी दो हिस्सों में बटी हुई है। एक है उनकी पॉलिसी की प्रैग्मैटिक साइड, जिसमें वो ईरान और रूस के क्लोज जाकर खुद को नेटो के वेपन से डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। इस तरह से नेटो के पास ये ब्लैकमेल नहीं रहेगा कि वो टर्की को हथियार सप्लाई करना बंद कर देंगे। 2019 और 2021 के बीच में टर्की ने नेटो कंट्री होते हुए भी रूस का S-400 एंटी एयर सिस्टम खरीदा है। ये सिस्टम खास तौर पर F-16 और F-35 फाइटर जेट्स को गिराने के लिए बनाया गया है। ग्रीस के पास इसी तरह के प्लेन्स हैं, तो ये एक तरह का सिग्नल भी है। तुर्की ने यूक्रेन वॉर के समय रूस से तेल भी खरीदा था, लेकिन साथ ही यूक्रेन को अपने अनमैन्ड ड्रोन्स भी सप्लाई किए हुए थे। जी हाँ, वहीं अगर हम 2019 में चले जाएं, तो लीबियन सिविल वॉर में वो अपने नेटो अलाइज फ्रांस और ग्रीस के अगेंस्ट था। कई बार तुर्की की वॉरशिप्स डायरेक्टली फ्रेंच शिप्स के सामने भी आई थी। दूसरी तरफ एजियन आइलैंड्स को लेकर उनकी ग्रीस से लड़ाई है। वहां पर उनकी एयरफोर्स का सामना ग्रीक से होता ही रहता है। ग्रीस जहां आर्मी और नेवी में तुर्की से कहीं कमजोर नजर आता है, वहीं ग्रीस ने एयरफोर्स को स्ट्रॉन्ग करके खुद को कंपेंसेट किया हुआ है। यहाँ पर ग्रीस एक प्रैक्टिकल वार्निंग गेम खेलता है। जी हाँ, ग्रीस की पॉपुलेशन तेजी से बूढ़ी हो रही है। आज से 20 साल में तुर्की के मुकाबले 3 गुना स्वाद यंग लोग होंगे। 2050 तक तुर्की दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी चुनौती इकोनॉमी बन सकता है। इस तरह तुर्की के पास अपनी लैंड पर क्लेम करने का वक्त है। तुर्की का इकोनॉमिक माइट इसलिए भी बढ़ा है क्योंकि अब ब्लैक सी के रीजन में भी ऑयल और गैस रिजर्व्स मिले हैं, क्योंकि वो इन्हें किसी के साथ शेयर नहीं करता है, इसलिए वो यहाँ पर शांति से ड्रिलिंग करके अपना बैंक बैलेंस बढ़ा रहा है। ये तुर्की की पॉलिटिक्स की प्रैक्टिकल एड है। तुर्की और स्पेशली एर्दोगान की पॉलिटिक्स में इस्लाम एक बड़े फैक्टर की तरह सामने आता है। ऑटोमन एम्पायर के अंडर इस्लाम की तीनों हॉली सिटीज मक्का, मदीना और जेरूसलम आया करती थी, और लंबे वक्त तक ऑटोमन एम्पायर को ही इस्लाम का प्रोटेक्टर देखा जाता है। ऑटोमन एम्पायर खुद भी अपनी लीनियज अब्बासिड एम्पायर और रोमन एम्पायर से डिराइव करता है। इसी वजह से एर्दोगान का तुर्की भी सऊदी अरब की तरह इस्लाम के ऑफिशियल प्रोटेक्टर के रूप में देखा जाना चाहता है। तुर्की में ये फैक्टर कितना स्ट्रॉन्ग फैक्टर है, इसका एक उदाहरण आपको टर्किश मिलिट्री कॉप से भी मिल जाएगा। ज्यादातर देशों में डेमोक्रेसी के खिलाफ मिलिट्री कॉप होते हैं, लेकिन तुर्की में डेमोक्रेसी को बचाने के लिए 3 कॉप्स हुए थे, जिनमें से पहले 2 में मिलिट्री ने इसलिए कॉप कर दिया था क्योंकि पॉलिटिक्स में रिलीजन का इस्तेमाल किया जा रहा था। मिलिट्री ने दोनों बार ऐसे पॉलिटिशियंस को रोककर तुरंत इलेक्शंस डिक्लेयर कर दिए थे। लेकिन जो तीसरा कॉप था वो 2016 में एर्दोगान के खिलाफ हुआ था। इस बार भी यही रीजन था कि एर्दोगान रिलीजन को पॉलिटिक्स के साथ मिक्स कर रहा था, लेकिन इस बार ये कॉप फेल हो गया।
तब से एर्दोगान ने अपनी इस्लामिक लीडर वाली छवि को स्ट्रॉन्ग किया है। यही कारण है कि कतर और सऊदी अरब जैसी इस्लामिक कंट्रीज भी टर्की से बहुत खुश नहीं है। तो अगर टर्की के नजरिए से उनकी फॉरेन पॉलिसी देखी जाए तो एक तरफ नेटो मेंबर होने के नाते उनके पास ये सिक्योरिटी भी है कि उन्हें कोई इन्वेड नहीं करेगा, और दूसरी तरफ उनकी रूस और बाली देशों से अच्छी दोस्ती भी है। इकोनॉमिकली तो ये उम्मीद है कि आने वाले सालों में टर्की ग्रो करेगा ही, पर साथ ही वो इस्लामिक कंट्रीज को लीड करने का भी सपना देख रहा है। एक तरह से वो चाह रहे हैं कि जब एक मल्टीपोलर वर्ल्ड हो तो उसमें टर्की भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करे। आपको क्या लगता है कि क्या टर्की की ये स्ट्रैटेजी काम कर पाएगी, या जल्द ही नेटो देश उसकी ताकत को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे? अपनी राय हमें कॉमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। उम्मीद है आपको आज के इस वीडियो में काफी कुछ नया मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।